हेलो डियर एस्पायरेंट्स, मेरा नाम है दिशान अली। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाने जा रहा हूँ डॉन एडिटोरियल और ओपिनियन का जो एनालिसिस, और उसके अलावा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें की हैं राइटर्स ने, वो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और जैसा कि आप जानते हैं, ये जो एडिटोरियल और जो ओपिनियन है, इनका एनालिसिस और इनके अंदर जो डिटेल है, अगर आप इसको डेली बेस पे अंडरस्टैंड करते हैं तो आपके माइंड के अंदर जो डाटा है फॉर योर ऐसे राइटिंग, फॉर योर करंट अफेयर इश्यूज, वो बिल्ट होना शुरू हो जाएगा। और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर अचीविंग सक्सेस इन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। और कोई भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हो, चाहे वो पीएमएस है, सीएसएस है, सब के अंदर ये वेरी वेरी हेल्पिंग जो है ये साबित होता है। और उसके अलावा ऐसे बेशुमार कैंडिडेट्स देखने को मिलते हैं जिन्होंने डॉन एडिटोरियल और ओपिनियन पढ़ के सक्सेस अचीव की है अपने सीएसएस एग्ज़ाम में, पीएमएस एग्ज़ाम में और वन पेपर के अंदर। सो चलते हैं, पहले मैं डिस्कस करूंगा 11 मार्च 2024 के अंदर जो ओपिनियन है, जिसका आप अपना वेबसाइट से डॉन एडिटोरियल ओपन कर सकते हैं और उसके अलावा ओपिनियन ओपन कर सकते हैं। तो पहली जो ओपिनियन है, डैट इज़ फॉरेन पॉलिसी अंडर ट्रम्प। ये नाम है जी ओपिनियन का। ये लिखी है मलीहा लोधी ने। मलीहा लोधी को आप सब जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर इन डॉन। और इसमें वो क्या बताती हैं, मलीहा लोधी इस एडिटोरियल में बताएंगी फॉरेन पॉलिसी यूएसए की क्या होगी अगर ट्रम्प दोबारा आ गए। अब जानते हैं कि यूएसए के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, और अगर ट्रम्प दोबारा यूएसए का प्रेसिडेंट बन गया तो उसकी पॉलिसी क्या होगी, और उस पॉलिसी की वजह से वर्ल्ड लेवल पे और पाकिस्तान पे क्या इम्पेक्ट होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसा कि पहले भी ट्रम्प साहब आ चुके हैं, और अगर सेकंड टाइम ट्रम्प आए तो उससे क्या इम्पेक्ट होने जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो ट्रम्प है उसका नारा क्या था, फर्स्ट अमेरिकन। ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, और ट्रम्प ये कहता है कि सबसे पहला जो इंटरेस्ट है ना जी, वो अमेरिका का। ठीक है। और देर इज़ नथिंग रॉन्ग, देर इज़ नथिंग गुड, देर इज़ ओनली वन थिंग दैट इज़ रियल। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जितने भी इश्यूज हैं वो रियलिटी बेस हैं। ठीक है। इसमें वो गलत सही नहीं देखते, मोरालिटी नहीं देखते। वो अपने मकसद के लिए जो भी इनको करना पड़े ये कर जाएंगे। ठीक है। तो ट्रम्प क्या कहता था कि फर्स्ट अमेरिका, के अमेरिका को हमने सुपर पावर बनाना है। ठीक है। जो फड्डे पूरी दुनिया में हमने छेड़े हुए हैं, कौन सा ऐसा इलाका वर्ल्ड में है जहाँ पे इंटरफेरेंस ना रही हो यूएसए के अंदर। तो ये कहता है कि हमने जितने भी फड्डे हैं, जिस तरह आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो था वो मिलिट्री विड्रॉल हो गया यूएसए का। और उसके अलावा जो है हमारे पास जो ट्रम्प है, वो उसने टफ टाइम दिया चाइना को। उसने चाइना को अपना एक दुश्मन समझा, और चाइना के साथ उसने एक वार शुरू कर दी। उसने क्या किया, उसने ट्रेड पे जो है वो टैरिफ लगा दिया कि जो भी चीज़ें इंपोर्ट होंगी चाइना से, उस पे हाई टैरिफ लगा दिया था ट्रम्प ने। जिससे क्या हुआ था, चाइना और यूएसए की जो वर्ल्ड ट्रेड है वो पे जो वार है वो स्टार्ट हो गई। उसके अलावा जो है ट्रम्प क्या कहता है, मलीहा लोधी लिखती हैं कि ट्रम्प जो है ना वो नेटो के हक में भी नहीं है। नेटो 1949 के अंदर बनी, और ये एक मिलिट्री अलायंस है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो फाइनेंशली और मिलिट्री और जो वेपन के लिहाज से जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ना, वो यूएसए है। तो यूएसए का बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है नेटो को मेंटेन करने के लिए। तो ट्रम्प साहब कहते हैं कि पहले भी उन्होंने कहा था कि नेटो के हक में मैं नहीं हूँ, हर बंदा अपना अपना काम करे। तो नेटो को भी जो है वो ख़तरा हो जाएगा जब ट्रम्प जो है वो दोबारा अगर प्रेसिडेंट बन गए। उसके अलावा वो क्या कहता है कहती है मलीहा लोधी, कहती है जी क्लाइमेट चेंज। जिस तरह आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज पे डिफरेंट कॉन्फ्रेंस होती है, COP 28 अभी हुई।
पाकिस्तान है या जो डेवलपिंग कंट्री हैं, ये बहुत कम कंट्रीब्यूटर हैं ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। जितने भी ये अमीर मुल्क हैं, जो इंडस्ट्री वाले मुल्क हैं, यूएसए है और उसके अलावा चाइना है, दे आर द मेजर कंट्रीब्यूटर इन द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि डे बाय डे कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होने से टेम्परेचर बढ़ रहा है वर्ल्ड का। ठीक है, तो इसमें पाकिस्तान लेस देन 1% कंट्रीब्यूटर है। ठीक है, तो अब फ्लड हम आपने देखा पाकिस्तान में कितने आए, और उसके अलावा जो पैटर्न है बारिशों का और जो क्लाइमेट बहुत बुरी तरह जो है वो अफेक्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसके लिए जो COP28-7 जो भी है, इनको आप देखते रहते हैं, इनमें ये बात तय पाई है कि जो डेवलप कंट्री हैं वो डेवलपिंग कंट्री को सपोर्ट करेंगे। वो कंट्री जो क्लाइमेट से अफेक्ट होते हैं, जहाँ पे फ्लड आता है, उनकी जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह अफेक्ट हो जाती है, उनको वो फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। तो अगर ट्रम्प आ गया, ट्रम्प कहता है मैंने क्यों नहीं सपोर्ट करना क्लाइमेट चेंज को, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो तो मानता ही नहीं है, कहता है सारा टॉपी ड्रामा है। तो वो कहता है जी क्लाइमेट जिन्होंने उम्मीदें लगा ली है ना कि उनको पैसे मिलेंगे, वो भी ट्रम्प ने ना आके कुछ ना कुछ खराबियाँ कर देनी है। तो और उसके अलावा मलिहा लोधी क्या कहती है, तो वो कहती है कि हमारे पास दूसरी तरफ जो बाइडन जो है उसकी पॉलिसी क्या है। ट्रम्प की पॉलिसी क्या थी, फर्स्ट अमेरिका, और अमेरिका को वो आइसोलेट करना चाहता था। सबसे पहले इंटरेस्ट अमेरिका को देखता है ट्रम्प। जो बाइडन दूसरी तरफ जब आया था, जो बाइडन ने कहा था अमेरिका इज़ बैक। ठीक है, मतलब अमेरिका दोबारा चौधरी है, वो दोबारा इंटरफेयर करेगा दोबारा। आपने देखा कि जैसे ही जो बाइडन आया, उसने पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो दोबारा हलचल मचा दी। और जो डिफरेंट इशू हैं, यूक्रेन को देख लो, गज़ा और इसराइल की वार है उसमें देख लो, और उसके अलावा जितने भी आप इशू ले लो, चाइना ताइवान का ले लो, उसमें जो है यूएसए का आपको एक्टिव रोल जो है वो देखने को मिलता है। तो जो बाइडन का नारा क्या है, अमेरिका इज़ बैक, और उसने क्या किया जी, उसने चाइना को भी टफ टाइम दिया, और उसने कहा कि चाइना और ताइवान का जो कन्फ्लिक्ट है ना, अगर चाइना ने हमला किया ताइवान पे, तो ताइवान के अंदर यूएसए अपनी मिलिट्री भी जो है ना वो भेज सकता है। उसके अलावा जी क्या कहती है मलिहा लोधी, वो कहती हैं कि यूक्रेन वार जो है वो आपने देखा, यूएसए और यूएसए की कोई मतलब यूक्रेन वार को लेके क्या मतलब उसका रोल है, वो आपको कोई ख़ास देखने को नहीं मिला। यूक्रेन वार को आप जानते ही हैं कि रशिया और यूक्रेन जो है ये आपस में लड़ पड़े। क्यों लड़ पड़े कि यूक्रेन जो है वो कहता है कि मैंने नेटो का मेंबर बनना है, और रशिया को डर पड़ गया कि अगर नेटो का मेंबर बन गया यूक्रेन, तो अमेरिका मेरे बॉर्डर पे आ जाएगा और मेरी जो सेवरेंटी है उसको थ्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें वो क्या कहता है कि यूक्रेन वार पे कोई पीसफुल जो है ना सलूशन जो बाइडन ने नहीं दिया। और उसके अलावा कहता है गज़ा वार पे देख लो, ठीक है, कितनी सपोर्ट प्रोवाइड की है यूएसए ने वेपन्स लेके। और उसके अलावा जो यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी है, यूएनओ का इदारा, उसमें हमेशा जब भी कोई किसी ने आवाज़ उठाई है, जिस तरह अभी साउथ अफ्रीका ने आवाज़ उठाई कि जिनोसाइड कर रहा है इसराइल फ़लस्तीनियों का, तो उस पे भी देखो तो कोई किसी ने बोदर नहीं किया। ठीक है, तो जब भी मसला आता है यूएनओ के डिस्कस होता है, यूएनओ के अंदर डिस्कस होता है ना, तो यूएसए जो है ना वो उसको वहीं पे रोक देता है। उसके अलावा कहता है कि अगर ट्रम्प आ गया, कौन कहती है जी, आपकी सबसे फेवरेट राइटर मरीहा लोधी कहती है जी कि अगर अमेरिका में ट्रम्प आ गया ना, तो ट्रम्प ने कहा था कि मैं 24 घंटों के अंदर यूक्रेन और रशिया का जो इशू है वो हल कर दूंगा। अब यूक्रेन किसी ने ट्रम्प से पूछा कि आप किस तरह इस इशू को हल करोगे, तो ट्रम्प ने कहा था कि मैं डायरेक्ट जाके जो प्यूटन है उससे मुलाकात करूंगा और मैं ये इशू हल कर दूंगा। मतलब डिफरेंट इन द पॉलिसी देखने को मिल रहा है जो बाइडन की और ट्रम्प की। उसके अलावा कहता है जी कि ये सारा मतलब आपने ओपन कर लेना है अपना एडिटोरियल 11 मार्च 2024 का डॉन पेपर से।
तो इस पॉइंट को देख के आप पढ़ेंगे तो मोस्टली आपको समझ आ जाएगी। और उसके अलावा कहता है कि अगर ट्रम्प आ गए तो पाकिस्तान पे क्या इशू होगा। पाकिस्तान पे भी कोई मसला होगा जी, पाकिस्तान को भी मसला होगा। कैसे होगा? आपकी मलिहा लोधी जो हैं वो कहती हैं कि अगर बच्चे ट्रम्प आ गया ना तो क्लाइमेट का जो इशू है, क्लाइमेट मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और COP28-27 में डिस्कस हुआ है कि डेवलपिंग कंट्री को पैसे मिलेंगे, ठीक है। और पाकिस्तान भी उम्मीद लगा बैठा है कि हमें भी पैसे मिलेंगे क्योंकि हमारा भी फ्लड से बड़ा लॉस हुआ है, ठीक है। तो अगर ट्रम्प आ गया ना, क्लाइमेट के पैसे पूसे नहीं मिलने। तो कहता है कि अगर ट्रम्प आ गया, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है जो वो उम्मीद लगा बैठी है कि क्लाइमेट के कुछ पैसे मिलेंगे और हमारी इकोनॉमी कुछ बेहतर हो जाएगी, तो वो भी जो है ना उम्मीद लगाना छोड़ दे। और उसके अलावा कहता है जी कि अगर जो है ना ट्रम्प आ गया, ठीक है, तो क्या करेगा? चाइना की जो ट्रेड वार है ना वो और पीक पे चली जाएगी। और ट्रम्प ने लगाने हैं जी टैरिफ, ठीक है, चाइना की ट्रेड को रोकने के लिए। और बदले में क्या होगा? जब चाइना की ट्रेड रुकेगी तो चाइना हो जाएगा कमज़ोर। अगर चाइना जो है वो कमज़ोर हो गया तो वो उन मुल्कों से जिनको उसने कर्ज़े दिए हैं ना वो वापस मांगेगा। और हम पाकिस्तानियों ने भी, पाकिस्तान ने भी कर्ज़ा लिया हुआ है चाइना का। तो क्या पता चाइना जो है ना जब कमज़ोर होगा तो हमसे ना कोई कर्ज़ा मांग ले, हमें और जो है वो प्रेशर हमें फेस करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें मलिहा लोधी जो है वो कर रही हैं अपने एडिटोरियल में कि यूएसए की जो पॉलिसी है वो कैसे चेंज होगी ट्रम्प के आने से। सो ये इस तरह आप इसको रीड करें, इंशाल्लाह आपको इजीनेस जो है वो फील होगी और आप अच्छी तरह इसको समझ पाएंगे। अच्छा जी, उसके अलावा जी इसमें एक अहम एडिटोरियल है, वो उसकी समरी और उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। बेशक आप ओपन कर लें अपना डॉन पेपर और वहाँ पे एडिटोरियल है जी। पहले मैंने ओपिनियन डिस्कस की, अभी मैं डिस्कस करूँगा एडिटोरियल। वो है जी बाइडन गज़ा पोर्ट, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल को कि पीछे सबसे बड़ी सपोर्ट करने वाला कौन है? यूएसए, ठीक है। अभी आपने देखा कि गज़ा स्ट्रिप के अंदर मोर देन 31,000 जो है ना लोग बेचारे मर चुके हैं, ठीक है। और वहाँ पे मेडिसन नहीं है, खाना नहीं है, ठीक है, पीने को साफ़ पानी नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ बहुत कम है। तो जब प्रेशर पड़ रहा है ऊपर से जो बाइडन के ऊपर, जो यूएसए के अंदर यंग लोग हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं कि ये जुल्म बंद करो, ठीक है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि इसराइल की एम्बेसी के सामने एक अमेरिकन फ़ौजी ने अपने आप को आग लगा ली, अपने ऊपर ऑयल डाल के, ठीक है। और उसने और उसकी डेथ भी हो गई है, ठीक है। उसका क्या नारा था कि इसराइल को फ्री करो, इसराइल को छोड़ दो, सॉरी फ़लस्तीन को आज़ाद करो, ठीक है। वो जो जुल्म आप कर रहे हो गज़ा के लोगों पे उसको जो है ना वो आज़ाद करो, ठीक है। तो इससे काफ़ी प्रेशर बिल्ट हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे जो बाइडन के ऊपर कि वो जो है ना अपने अब सपोर्ट कम कर दे इसराइल की तरफ, ठीक है। अब कहता है कि थोड़ी सी खाना पूरी करने के लिए ना जो बाइडन ने कह दिया है कि गज़ा की जो पट्टी है ना उसके ऊपर हम एक पोर्ट डेवलप करेंगे, मेडिटेरेनियन सी से गुज़र के जहाज़ वहाँ पे जाएंगे जी, ठीक है। और उन जहाज़ों में खाना होगा, कपड़े होंगे, मेडिसन होगी, और जो गज़ा के लोग हैं उनकी हम ह्यूमनिटेरियन जो है ना वो हेल्प कर देंगे, ठीक है। अब राइटर इस में कहता है कि गज़ा जो पोर्ट है ना वो डेवलप होने के लिए मोर देन 2 मंथ लग जाएंगे। और 70,000 पीपल जो है ना उनको कैथ की वजह से ना वो इफेक्ट हो सकती है, 70,000, ठीक है। तो कहता है ये सारी जो है ना बस बातें ही हैं, करना करना कोई नहीं। अगर इसने करना है ना जो बाइडन अगर रियल वे में गज़ा के जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी हेल्प करना चाहता है तो वो क्या करे? जो रफ़ा बॉर्डर है इजिप्ट और गज़ा के दरमियान, उस रफ़ा बॉर्डर पे उसको खुलवा दे,
वहाँ पे डिफरेंट कंट्री से एड जो है वो ट्रक वगैरह खड़ी हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो तो क्रॉस करवाने की इजाज़त नहीं मिल रही। तो कैसे ये सारे जो टोपी ड्रामा किया हुआ है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो राइटर इसमें कहता है कि हमारे पास जो वादा किया है जो बाइडन ने पोर्ट बनाने का, ये जस्ट एक लिप सर्विस है, कोई एक्चुअल रियल काम नहीं है। तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो ये उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा जो एडिटोरियल एक आया है जी, केयर टेकर डिबेट, ठीक। केयर टेकर आपको पता है क्या है जी। केयर टेकर वो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं जब एक डेमोक्रेटिक पार्टी जो है जो विन करके आती है और गवर्नमेंट उसकी होती है, जब उसका टेन्योर पूरा हो जाए तो 90 डेज़ के लिए केयर टेकर सिस्टम आता है और वो स्टेट को रन करते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि हम क्या करेंगे जी, 90 डेज़ के अंदर हम इलेक्शन करवा लेंगे और जब इलेक्शन होगा जो पार्टी विन करेगी वो आके क्या कर लेगी, स्टेट को संभाल लेगी। लेकिन इसमें केयर टेकर डिबेट में जो राइटर है वो कहता है कि अभी जो डिबेट हो रहा है कि केयर टेकर सेटअप को ख़त्म किया जाए, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसमें केयर टेकर सिस्टम का कोई जो है ना इतनी डिबेट नहीं है, कोई तशरीह नहीं है, कोई इतनी बातें नहीं है। केयर टेकर जो गवर्नमेंट का सेटअप है वो कहता है 1977 में आया, ठीक है। और कहता है जी जो पार्टी गवर्नमेंट में होगी ना, वही केयर टेकर जो है केयर टेकर की जगह जब भी मतलब उसका टेन्योर पूरा हो जाएगा ना, उसकी पावर थोड़ी कम कर दी जाए और वही क्या कर बने, केयर टेकर सिस्टम की तौर पे एक्ट करे और इलेक्शन जो है ना वो कंडक्ट करवा दे। लेकिन राइटर इसमें कहता है 1977 में ऐसा ही हुआ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, उन्होंने कोई केयर टेकर सिस्टम नहीं बनाया था, खुद ही उनकी जो पार्टी थी अपनी पावर जो है वो उनकी थोड़ी रेस्ट्रिक्ट हो के उन्होंने इलेक्शन करवाए थे। लेकिन बाद में उन पर धांधली का इल्ज़ाम लगा और सारी जमातों ने अलायंस बना के जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है उसके अगेंस्ट एहतजाज किए और उसका फ़ायदा उठाते हुए ज़िया-उल हक ने क्या कर दिया, मार्शल लॉ लगा दिया, ठीक है। उसके इसमें और ये बातें करता है और बताता है कि 2006 के अंदर जो डेमोक्रेसी चार्टर साइन किया था लंदन के अंदर बेनज़ीर भुट्टो ने और उसके अलावा नवाज शरीफ ने, उसमें भी ये तय पाया था कि वो क्या करेंगे, न्यूट्रल केयर टेकर सिस्टम लेके आएंगे। लेकिन कहता है कि उसके अलावा बताता है कि अभी जो केयर टेकर पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर आया 8वें नंबर पे, वो अनवार उल हक काकट है। उससे पहले 7 जो है वो आ चुके हैं और बाकी इसमें वो एग्जांपल देगा कि जो बांग्लादेश है ना, उसमें भी केयर टेकर सिस्टम था, वो फ्लॉप हुआ है, ठीक हो गया। और कहता है कि इंडिया देखें सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे कोई केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम नहीं आता। इनका इलेक्शन कमीशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि ज़रूरत ही नहीं है कोई केयर टेकर सिस्टम की, वो खुद ही जो है वो क्या करवा देता है, क्लीन और इलेक्शन करवा देता है। बस आपने राइटर को समझना है इसमें। और कहता है जी अगर पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, फिर इसके बारे में कुछ सोचा जा सकता है। तो ये बस आपने राइटर को समझना है और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग लेनी है, सुनना है, डाटा आपने क्लियर करना है। अच्छा जी, और उसके अलावा जी एक एडिटोरियल है यहाँ पे, क्लाइमेट पॉवर्टी, ठीक है। क्लाइमेट पॉवर्टी में कहता है कि अभी जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंक्रीज़ होने से, तो उससे जो पाकिस्तान बुरी तरह जो है वो उस पर अफेक्ट आया है। पहले तो आपने देखा कि सैलाब आए, कितने लोग हमारे बेघर हुए, बेचारे जो हैं उनको मवेशी उनके जो हैं वो मर गए, ठीक है, फसलें ख़राब हुई। कहते हैं अभी दोबारा जो स्नोफॉल का पैटर्न है ना, वो भी ठीक नहीं है आजकल, ठीक है। स्नोफॉल जो है वो हुई है, 45 लोग जो है मर गए हैं, उनमें से 27 चिल्ड्रन थे, ठीक है। और हमारी फसलें और उसके अलावा केपी की और बलूचिस्तान वाले जो हमारे सूबे हैं वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं इससे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा था कि हमें पैसे देंगे, लेकिन को नहीं खास मिले पैसे, ठीक है। COP28 हुई, ठीक है, कहते हैं भी इतने $1 मिलियन जो है ना पाकिस्तान को मिलेंगे, लेकिन अभी आए नहीं, हमें उम्मीद है कि आ जाएंगे, ठीक है। बस इस तरह आपने ना खुश होके, इजी होके, स्मार्ट वे में, डू हार्ड वर्क इन स्मार्ट वे, बस आपने पढ़ लेना है।
उसके अलावा जी यहाँ हम थोड़ा सा एक दो जो ओपिनियन रह गई हैं उनको 5-10 मिनट में एंड करते हैं। जस्ट आपका ज़रा टाइम नहीं मैं लूँगा। और अच्छा जी, एक तो हमने ओपिनियन पढ़ा था कि ट्रम्प आ गया तो फॉरेन पॉलिसी पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा यूएसए की। एक और ओपिनियन आया हुआ है, टाइटल आप देख सकते हैं अपना डॉन पेपर ओपन करके, लीविंग द पास्ट बिहाइंड। ठीक है, तो इसमें वो कहता है कि हमें पाकिस्तान को ना लेगेसी के अंदर जो कलोनिज़म का यहाँ पे निज़ाम आया था, जब ब्रिटिश के जो ऑफिसर आते थे बड़े बड़े पुलिस सर्विस के अंदर, तो वो हमें एज अ सेकंड क्रिएचर ट्रीट करते थे, इंसान को इंसान नहीं समझते थे। आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं कि किस तरह हमारे ऊपर जुल्म होता था। कहते हैं अभी भी जो हमारा डिपार्टमेंट है ना पुलिस, उसके अंदर भी हमें कलोनिज़म नज़र आती है। और आपको वो ऐसे भी एक मरतबा CSS के अंदर आया था कि क्या अभी तक कलोनिज़म एग्जिस्ट करती है, इज़ कलोनियल मेंटेलिटी इम्पेडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस, क्या कलोनियल मेंटेलिटी पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है? जी है। ठीक है, अभी इसमें वो इस राइट इसको आप पढ़ेंगे ना तो इसमें वो कहता है कि हमारे पास ASI जो है उसकी वीडियो अभी वायरल हुई है सोशल मीडिया पे कि वो जो काइट बेचने वाला है ना उसको टॉर्चर कर रहा है। और एक वीडियो वायरल हुई है उसके अंदर एक जो बड़ी उम्र की खतून है ना उस पे एक पुलिस ऑफिसर जो है ना उसकी बेइज्जती कर रहा है। ठीक है, कहता है फिर क्या हुआ जी, CPO जो रावलपिंडी है उसने एक्शन भी लिया, तो उसने क्या किया, डिसमिस कर दिया है उन ऑफिसर को। कहते हैं डिसमिस करने से क्या होगा, कुछ दिन बाद बात जैसे ही दब जाएगी वो दोबारा अपनी पहली वाली पोजीशन पे आ जाएंगे। और जो भी एक मरतबा किसी पोस्ट पे चला जाता है वो किंग समझता है अपने आप को। ठीक है, और सिटीज़न को एज आ सेकेंडरी सिटीज़न जो है वो ट्रीट करता है, और जिसका हाथ पड़ता है वो जुल्म करता है। ठीक है, इसमें मतलब वो सारी अपनी बता रहा है कि लॉ और ऑर्डर को जो है वो सख्त करें, रिफॉर्म्स लेके आएँ ताकि ये जो हमारी वीक अकाउंटेबिलिटी है ना वो ठीक हो, जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान में प्रिवेल करे। ठीक है, और कहता है कि जितना हमारे ये कलोनियल मेंटेलिटी बढ़ेगी ना उतना ही पॉलिटिशियन जो हैं, बड़े लोग जो हैं उनको फ़ायदा है, वो उतना ही अपने असर इस्तेमाल करके, पावर इस्तेमाल करके, पैसा इस्तेमाल करके जिस बंदे को उठवाना है वो उठवा लेते हैं। ठीक है, जिसको पीटना है वो पिटवा लेते हैं। ठीक है, इसमें सारी मतलब ये बातें करेगा, आप पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। उसके अलावा जी डिवाइड एंड रूल। ठीक है, ये एक ओपिनियन है। इसमें राइटर वो कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इनविजिबल फोर्सेस हैं, दे आर इंटरफेयरिंग इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जस्ट आपने उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, आपने वो बातें उठानी हैं जो एकेडमिक हों, जो न्यूट्रल हों और जो आपके ऐसे राइटिंग के लिए अच्छी हों। और आपने अपने आप को क्रिटिकली जो चीज़ें हैं उनको एनालाइज करें, छोटी चीज़ों में ना पढ़ें, छोटी बातों में ना पढ़ें। तो इसमें आप देखेंगे वो कहता है कि जो ट्विटर है जिसको वो एक्स कह रहा है उसको ब्लॉक कर दिया गया। और उसके अलावा जी रिगिंग हुई है, प्री इलेक्शन रिगिंग थी, और जिस तरह PTI से जो बल्ले का निशान है वो ले लिया गया। और उसके अलावा कहते हैं पोस्ट रिगिंग है हुई है, उसमें जो रिज़र्व सीट्स हैं वो PTI को नहीं दी गई, हालांकि 100 सीटें PTI की थी। और फिर कहता है कि इनविजिबल फोर्सेस चाहती ही नहीं है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, और जो इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो खुद से डिसीजन ले ले। तो इसमें वो कहता है कि डिवाइड एंड रूल जो है ना, इसको डिवाइड करो और पावर को, और फिर रूल करो, तो इससे जो है वो तरक्की आएगी। सो ये आप इस तरह देख लेना इसको। ठीक है, लास्ट में जी हम बात करते हैं फेसिंग द शेडो। इसमें एक कहता है कि एरोन बुशेल जो है ना ये एक फ़ौजी है, और इसने अपने आप को आग लगा ली है जी। ठीक है, कैसे, मैंने पहले भी बताया कि इसराइल की जो एम्बेसी है USA के अंदर, उसके सामने जाके इसने अपने आप को आग लगाई है, अपने ऊपर तेल गिरा के, और फिर जलते हुए इसने कहा फ्री द फ़लस्तीन, कि जो जुल्म कर रहे हो ना उस पर बंद करो, उन शरीफों का उनका कोई कसूर नहीं है। ठीक है,
वो बेचारे भूख से मर रहे हैं, बच्चे उनके बिलक रहे हैं, ठीक है। कहता है वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। किधर गए वो ह्यूमन राइट्स की बातें करने वाले इदारे, ठीक है। कहता है कोई नहीं बात करते, ठीक है। कहता है ये जो हमारे पास ये बंदा जिसने अपने आप को आग लगाई है ना, वेस्टर्न मीडिया ने, जो कहते हैं कि हम बड़े फ्रीडम के सपोर्टर हैं, उन्होंने कोई इसकी न्यूज़ जो है ना वो शाया नहीं की। कहता है उससे पहले एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी का एक जो बंदा था, उसने अपने आप को आग लगाई थी। तो उसको एक प्रेसिडेंट था हिस्ट्री में यूएसए का, उसने कहा था ये जो बंदा जिसने अपने आप को आग लगाई है, जो जो मतलब बुद्धिस्ट कम्युनिटी का जो बंदा है, जब उसने आपने आपको आग लगाई थी ना, तो एक जो फोटोग्राफर है उसने एक फ़ोटो ली थी। तो यहाँ पे आप देख लेना, मुझे अब एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा नाम, ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी आ गया जी, मैंने बुक से देख लिया। एफ़ कैंडी, जॉन एफ़ कैंडी उस वक्त प्रेसिडेंट था यूएसए का। उसने कहा था ये जो फ़ोटो है ना, ये फ़ोटो ऑफ द ईयर है हिस्ट्री की। इसमें बताया जा रहा है कि इससे फिर उन्होंने काफ़ी इस पे डिबेट हुए थे कि ह्यूमन राइट्स जो हैं उसको प्रमोट करो, लेकिन कहता है अब जब बंदा मरा है तो यही वही लोग हैं जो कि हाइपोक्रेसी शो कर रहे हैं। और अब जो इस बंदे ने आग लगाई है ना, इसकी कोई मीडिया में चर्चे नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आपने इन चीज़ों को डिस्कस कर ले रहे, और जस्ट आप इसको एंजॉय करें और सुने, और जो मिस्टेक्स हैं वो मुझे बता दें। जस्ट एक इनिशिएटिव है, इस तरह हम जो हैं डेली बेसिस पे जो समरी हैं, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं एडिटोरियल के, ओपिनियन के, वो डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।